स्टूडेंट्स हम लोग कवर करने वाले हर एक डायग्राम को जो 10th आईसीसी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। जनरली होता क्या है कि कंटेंट तो हम लोग समझ लेते हैं लेकिन डायग्राम्स को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग बेसिकली जानते हैं कि 6 यूनिट्स है टोटल 10th आईसीसी बायो में। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। डायग्राम्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और लेबल करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। जैसे कि हम लोग को पता है ब्लड 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक प्लाज्मिक पार्ट होता है और एक सेलुलर एलिमेंट से बना होता है। सेलुलर एलिमेंट्स में 3 बेसिक सेल्स आ जाते हैं, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी एंड आरबीसी। तो आइए आज सेल्स के बारे में हम लोग डिटेल में इनके डायग्राम्स को समझते हैं। तो ये है एक मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी का जो शेप होता है वो बाइकनकेव होता है। बाइकनकेव का मतलब होता है कि ये दोनों साइड से धंसा हुआ है। बाई मतलब 2, कनकेव मतलब अंदर की तरफ ये एम्बेडेड है या धंसा हुआ है। तो ये है एक मैच्योर आरबीसी, ये है एक मैच्योर आरबीसी, ये मैच्योर आरबीसी है, मैच्योर आरबीसी। मैच्योर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं डब्ल्यूबीसीज में। डब्ल्यूबीसी 2 तरह के होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रैन्युलोसाइट्स। जिस डब्ल्यूबीसी के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होंगे उनको हम लोग कहेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स, एंड जिसमें एब्सेंट होगा ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म में उस तरह के डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या कहते हैं, ए ग्रैन्युलोसाइट्स। ए मतलब एब्सेंस, ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स है। अब हम लोग समझते हैं कि कौन सा सेल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्रैन्युलोसाइट्स में 3 सेल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स जिसको हम लोग एसिनोफिल्स भी कह सकते हैं, और एक आ जाता है बेसोफिल्स। इसको हम लोग एसिड बेस न्यूट्रल जैसा भी याद रख सकते हैं। तो न्यूट्रोफिल को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा सेल, ऐसा डब्ल्यूबीसी जिसके न्यूक्लियस बहुत सारे लोब्स में टूटे हुए हैं, बहुत सारे डिस्टिंक्टिव लोब्स में टूटे हुए हैं, इनको हम लोग कहेंगे न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट, जिस आरबीसी का न्यूक्लियस 2 लोब में टूटा हुआ है, 2 डिस्टिंक्ट लोब में टूटा हुआ है, इस तरह से प्रॉपर 2 लोब में टूटा हुआ है, इस तरह के डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहेंगे एसिनोफिल्स, या फिर इसे ही हम लोग एसिडोफिल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं इस सेल में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो प्रीवियस 2 सेल्स थे उनमें न्यूक्लियस डिस्टिंक्ट लोब में टूटा हुआ था, या कह सकते हैं सेपरेटेड था। बट इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है ये डिस्टिंक्टिवली लोब्ड नहीं है, ये इनडिस्टिंक्टिवली लोब्ड है, मतलब प्रॉपरली लोब्ड नहीं है, प्रॉपरली चेम्बर में टूटा हुआ नहीं है। तो इस तरह के सेल को, इस तरह के ग्रैन्युलोसाइट को हम लोग कहते हैं बेसोफिल्स। तो ये 3 सेल्स हो गए ग्रैन्युलोसाइट्स के। ए ग्रैन्युलोसाइट्स को समझते हैं जिसमें एक प्रॉपर लार्ज न्यूक्लियस होता है, वैसा ए ग्रैन्युलोसाइट्स जिसमें एक प्रॉपर लार्ज न्यूक्लियस होता है विदाउट एनी लोब, इसको हम लोग कहते हैं लिम्फोसाइट। एंड वैसा ए ग्रैन्युलोसाइट जिसमें जो न्यूक्लियस है वो किडनी के शेप जैसा बेंड है, या कह सकते हैं लोब्ड है। ये अगर ध्यान से देखें तो ये इस तरह का है, कुछ किडनी के शेप जैसा या बीन शेप जैसा। तो जिसका न्यूक्लियस बीन शेप या किडनी शेप जैसा होता है, इस तरह के ए ग्रैन्युलोसाइट को हम लोग कहते हैं मोनोसाइट्स। टेक्स्ट हम लोग इस डायग्राम्स में आ जाते हैं। तो ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बेसिकली एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। एंड एज वी ऑल नो कि डब्ल्यूबीसी जो है वो अमीबा शेप का होता है, वो मूवमेंट भी जो चल रहा है या लोकोमोशन कर रहा है वो अमीबॉइड मूवमेंट से ही करता है। तो जब कभी भी डब्ल्यूबीसी को ब्लड वेसल से निकलना हो तो वो क्या करता है, वो स्क्वीज करके निकलता है, और इस मूवमेंट को ही हम लोग बोलते हैं डायापेडेसिस। तो किस तरह का मूवमेंट से वो निकल रहा है, मूवमेंट अमीबॉइड हो रहा है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डायापेडेसिस। ठीक है, ये एक अमीबॉइड मूवमेंट है, ऑफ डब्ल्यूबीसी का। फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं,
ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, और WBCs जो है जब भी स्क्वीज करना चाहेंगे ब्लड वेसल्स के वॉल से, वो डायापेडेसिस करके, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायापेडेसिस, जो कि एक अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू होता है, जो कि WBC करता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ब्लड क्लॉट में। इसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं, जैसे कि जो हमारा ब्लड में प्लाज्मा होता है, इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स एंड फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड के क्लॉट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा होते हैं उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स एंड फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड के क्लॉट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग इस प्लाज्मा से उस ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिए, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को ही हटा दिए, तो इसे हम लोग, इस तरह के प्लाज्मा को हम लोग क्या कहेंगे, सेरम कहेंगे, सेरम कहेंगे। और ये जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है फिब्रिनोजेन। ये एक प्रोटीन होता है, ये होता है फिब्रिनोजेन। तो फिब्रिनोजेन इनएक्टिवेट फॉर्म है, जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो फिब्रिन के थ्रेड्स बना देते हैं। अब इसमें देखते हैं, ये एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लिया गया है, ये इसका क्लॉट है, ये इसका, क्या हम लोग इस तरह से कह सकते हैं इसको, कि ये जो नेटवर्क लाइक थ्रेड लाइक बना रहा है इस तरह से, इसे हम लोग कहेंगे फिब्रिनोजेन के थ्रेड्स, या कह सकते हैं फिब्रिन के थ्रेड्स, फिब्रिन थ्रेड्स। एंड ये जो खाली प्लाज्मा है विदाउट फिब्रिनोजेन और फिब्रिन थ्रेड्स और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, इसे हम लोग कहते हैं सेरम। ये हो गया सेरम, ये हो गया सेरम। और या फिर हम लोग इसको क्लॉट भी कह सकते हैं, क्लॉट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे सेम चीज़ है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म को दिखाया गया है। बेसिकली होता क्या है कि कभी भी अगर हमारे ब्लड वेसल्स में या कहीं पे भी स्किन में या कहीं पे भी बॉडी में अगर इंजरी हो जाता है, कट लग जाता है, तो उस चीज़ को बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स WBC एंड प्लेटलेट्स मिलकर उस चीज़ को रिकवरी करने में मदद करता है, या उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है ताकि एक्सेस ऑफ ब्लड लॉस ना हो जाए। तो वहाँ पे उस साइट ऑफ इंजरी में एक प्लग जैसा फॉर्म होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लॉट कहते हैं। तो ये बेसिकली एक ब्लड वेसल है, यहाँ पे किसी तरह का कट या इंजरी हो गया था, मैकेनिकल डैमेज हो गया था। हमारे ब्लड में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है वो है फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन को एक्टिवेट करता है एक फैक्टर जिसे हम लोग थ्रोम्बिन कहते हैं, उसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजेन को एक्टिवेट करता है ताकि फिब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाए फिब्रिन थ्रेड्स में। एक बार फिब्रिन थ्रेड्स बन गए, ये वाइट वाइट जैसा जो दिख रहा है इस तरह से, इसे हम लोग कहते हैं फिब्रिन थ्रेड्स। तो ये बेसिकली थ्रेड्स है, ये बेसिकली फिब्रिन थ्रेड्स है, फिब्रिन के थ्रेड्स है। एंड ये एक नेटवर्क बना लेता है अराउंड द इंजरी, और उसी फिब्रिन थ्रेड्स में आके WBC एंड प्लेटलेट्स आके फंस जाते हैं, या कह सकते हैं ट्रैप हो जाते हैं। तो वो जगह जहाँ पे फिब्रिन थ्रेड्स ट्रैप कर रहे हैं WBC प्लेटलेट्स को, उस पर्टिकुलर जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वो एक मास बन जाता है, उस पर्टिकुलर जगह को हम लोग क्या बोलते हैं कि क्लॉट बन गया है। इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये एक क्लॉट बन गया। और इसमें ये फिब्रिन के थ्रेड्स हो गए, ये हो गए फिब्रिन के थ्रेड्स, हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये फिब्रिन के थ्रेड्स हो गए ये सारे। ये एक्टिवेटेड प्लेटलेट, ये प्लेटलेट्स जो एक्टिवेटेड है क्लॉट बनाने के लिए, एंड WBCs भी रहते हैं। तो बेसिकली जो क्लॉट है, क्लॉट इज ऑफ फिब्रिन थ्रेड्स, फिब्रिन थ्रेड्स with trapped platelets and WBCs, platelets and WBCs। नेक्स्ट हम लोग वॉल्व के बारे में पढ़े हैं। हम लोग के पूरे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जगह जगह पे, वेदर इट इज़ हार्ट में हो या ब्लड वेसल में हो, जगह जगह पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स का मतलब क्या होता है, वॉल्व्स का मतलब होता है, वॉल्व बेसिकली एक मस्क्यूलर फ्लैप है, इस तरह से बंद और खुलता है। जैसे कि ब्लड क्या है, ब्लड एक लिक्विड है, तो कोई भी लिक्विड सब्सटेंस एक बार आगे जाने के बाद पीछे आने का टेंडेंसी रख सकता है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि अगर ब्लड आगे जाके पीछे अगर आ रहा है तो पूरे बॉडी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम का मैकेनिज्म है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ब्लड एक बार चला गया, जैसे ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में एक बार आगे चला गया, ब्लड
के बैकफ्लो को प्रिवेंट करने के लिए जगह जगह पे डोरवेज या गेटवे जैसा वॉल्व्स रहते हैं, मस्क्यूलर फ्लैप्स रहते हैं। तो ये जो खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं, यही है बेसिकली वॉल्व, यही है वॉल्व, मस्क्यूलर वॉल्व्स। तो ये बेसिकली मस्क्यूलर फ्लैप्स होते हैं। वॉल्व्स आर मस्क्यूलर फ्लैप्स जो टाइम टू टाइम बंद होते हैं एंड क्लोज होते हैं, ताकि वो ब्लड एक बार चले गए उस ब्लड के बैक फ्लो को वो प्रिवेंट कर सके। ये एक हेल्दी वेन है, ये एक हेल्दी वेन है। जैसे कि हम लोग को पता है कि वेन में वॉल्व्स होते हैं, वाई? बिकॉज वेन में जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड का जो फ्लो का रेंज होता है वो काफ़ी स्लो होता है। एंड ये है एक डिजीज वेन, ऐसा वेन जहाँ जिसके वॉल्व्स काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं, ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये हो गया एक, ये वॉल्व्स का डायग्राम हो गया। ये वॉल्व्स हार्ट में भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम लोग सुने हैं ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व्स, इस तरह से। नेक्स्ट, ये है लास्ट डायग्राम ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको समझने के पहले एक चीज़ हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे बॉडी में 2 सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स है। फ्लूइड्स का मतलब हो गया एनीथिंग दैट कैन फ्लो। ब्लड एंड लिम्फ आर द 2 सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। तो ब्लड एंड लिम्फ जो है वो 2 सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। ब्लड के लिए जैसे प्रॉपर नेटवर्क्स बनाया गया है ब्लड वेसल्स के थ्रू, वैसे ही लिम्फ के लिए भी प्रॉपर नेटवर्क जैसा एक सिस्टम बना रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स। तो आइए आज हम लोग देखते हैं लिम्फेटिक ग्लैंड्स और लिम्फेटिक वेसल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन द बॉडी। तो ये जो ग्रीन कलर से डिनोटेड है ऑलरेडी फोटो में, यहाँ पे इस इमेज में, ये जो वेसल्स हैं, ये जो वेसल्स हैं, इस तरह के जो वेसल्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स, जिसके थ्रू लिम्फ फ्लो करता है, लिम्फेटिक वेसल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। नेक्स्ट, ये हो गया स्प्लीन, ये हमारा स्प्लीन है। स्प्लीन का क्या खासियत है? स्प्लीन इज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ग्लैंड। तो ये स्प्लीन जो है ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ग्लैंड है, स्प्लीन। नेक्स्ट, ये है लैक्टियल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। लैक्टियल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लैक्टियल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि लिम्फ ड्रेन करते रहते हैं इस लिम्फेटिक वेसल में और लिम्फेटिक वेसल से। नेक्स्ट, ये जो छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये कुछ नहीं, ये सब है लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फ नोड्स। ये सब है लिम्फ नोड्स, जहाँ पे WBCs रहते हैं, प्लेटलेट्स रहते हैं, और किसी भी तरह का अगर बैक्टीरिया, किसी तरह का जर्म अगर इन्वेड किया है तो उनको इस नोड्स में ट्रैप करके रखा जाता है। तो ये है एक ओवरऑल लिम्फेटिक सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, नाउ नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मेन पार्ट्स को देख लेते हैं पहले। एक्सक्रीटरी सिस्टम को हम लोग यूरिनरी सिस्टम भी कह सकते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बेसिकली 4 चीज़ों को कंप्राइज करता है, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। आइए समझते हैं इसको डायग्राम से। तो ये जो बीन शेप्ड के स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं किडनीज। ये पेयर ऑफ किडनी हो गया, पेयर ऑफ किडनी, 2 किडनीज बेसिकली हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट, ये किडनी से जो पाइप जैसा एक स्ट्रक्चर या कह सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहा है, इसे हम लोग कहते हैं यूरेटर। यही रिस्पॉन्सिबल है यूरिन को ले आना यूरिनरी ब्लैडर तक। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, एक मस्क्यूलर बैग जैसा है, ये एक मस्क्यूलर बैग जैसा है, और जिस पैसेज से यूरिन रिलीज होता है आउटसाइड, ये इस पैसेज को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। और ये जो यूरेथ्रा है ये गाइडेड रहता है 2 स्पिंक्टर से। स्पिंक्टर्स या कह सकते हैं ओपनिंग मसल्स, छोटे मसल्स होते हैं, छोटे ओपनिंग्स होते हैं जो गाइड करते हैं यूरिन को बाहर जाने में। तो देयर इज स्मॉल स्पिंक्टर, दिस इज स्मॉल स्पिंक्टर, यहाँ पे छोटे छोटे स्पिंक्टर्स होते हैं। इन स्पिंक्टर्स को हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स।
यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स। नेक्स्ट, ये ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंटेड है ये हो गया पोस्टीरियर वेना कावा। दिस इज पोस्टीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर वेना कावा। ये है हमारा आओर्टा, ये है हमारा आओर्टा। नेक्स्ट, ये हमारा हो गया रीनल आर्टरी, ये हो गया हमारा रीनल आर्टरी। रीनल वर्ड हम लोग जनरली यूज़ करते हैं किडनीज के लिए, वैसे ही जैसे कार्डियक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं हार्ट के लिए, पल्मोनरी वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं लंग्स के लिए, हेपेटिक वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं लिवर के लिए, वैसे ही हम लोग रीनल वर्ड यूज़ करते हैं किडनी या किडनी एसोसिएटेड एनी पार्ट को। तो ये हो गया रीनल आर्टरी, ये हो गया हमारा रीनल आर्टरी। एंड ये ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंटेड है ये हो गया हमारा रीनल वेन, रीनल वेन। सो दीज आर पेयर ऑफ किडनीज। नेक्स्ट वी हैव दिस यूरेटर, यूरेटर जो यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक ट्रांसपोर्ट करता है। ये बेसिकली एक नैरो पैसेज है, नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। यूरिनरी ब्लैडर कुछ देर तक एक मस्क्यूलर बैग है, सैक कह सकते हैं, बैग या सैक कह सकते हैं, जो कुछ देर तक टेम्पोरेली यूरिन को स्टोर करते हैं अपने अंदर। एंड आफ्टर द मैसेजेस और इम्पल्सेस फ्रॉम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब मैसेजेस आने लगते हैं कि हाँ अब यूरिन को रिलीज करना है, तो ये रिलीज होता है एक स्मॉल पैसेज से जिसे हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा गाइडेड रहता है या कह सकते हैं कंट्रोल या रेगुलेट उसको कौन करता है, तो वो करता है यूरेथ्रल स्पिंक्टर्स। ये छोटे छोटे मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स या ओपनिंग्स है जो यूरेथ्रा को गाइड करता है ओपन एंड क्लोज होने में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनाटॉमी ऑफ किडनी, यानी कि किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझेंगे। जैसे कि हम लोगों को पता है हर एक ऑर्गन के बाहर एक टिश्यू का आउटलाइन होता है या कह सकते हैं कवरिंग होता है। सिमिलरली किडनी के बाहर भी एक टिश्यू का कवरिंग होता है। इस कवरिंग को हम लोग कहते हैं रीनल कैप्सूल। जैसे कि मैंने बोला पिछले स्लाइड में कि रीनल वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं किडनी के लिए, रीनल कैप्सूल। ये है रीनल कैप्सूल, कैप्सूल यानी कि कवरिंग, रीनल यानी कि किडनी का कवरिंग। ये जो ब्राउनिश कलर का एक आउटलाइन दिख रहा है यही इसका रीनल कैप्सूल है। नेक्स्ट, किडनी बेसिकली दो रीजन में डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। दो रीजन में डिवाइडेड है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स जो होता है वो थोड़ा सा डार्क कलर का होता है और मेड्यूला जो होता है वो थोड़ा सा लाइटर इन कलर होता है। तो ये पार्ट दिस पार्ट इज कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स, जो कि थोड़ा सा डार्कर होता है दिखने में। एंड ये हो गया मेड्यूला, इनर मेड्यूला, जो थोड़ा सा लाइटर दिखने में होता है। ये हो गया इनर मेड्यूला। नेक्स्ट, मेड्यूला जो है ये पिरामिड्स के फॉर्म में होता है। पिरामिड्स या कह सकते हैं जैसे पिरामिड्स होते हैं इस तरह के, इसको जस्ट इन्वर्ट कर दिया, अगर उल्टा कर दिया तो कुछ इस तरह का दिखेगा। तो इन्वर्टेड पिरामिड्स के फॉर्म में ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेड्यूला जो है इन्वर्टेड पिरामिड्स के फॉर्म में है। एंड इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स, इसे हम लोग कह सकते हैं। इस तरह के जो पिरामिड्स या लाइंस दिख रहे हैं इस तरह के, इसे हम लोग कहते हैं मेड्यूलरी पिरामिड्स। ये सब हो गए मेड्यूलरी पिरामिड्स। ये मेड्यूलरी पिरामिड्स एक पॉइंट पे आके मीट करते हैं और इसका जो एपेक्स होता है, एपेक्स यानी कि मेड्यूलरी पिरामिड्स का जो टिप है, जो टॉप पॉइंट है, ये जो टॉप पॉइंट है मेड्यूलरी पिरामिड्स का जो टॉप एपेक्स पॉइंट है, इस तरह से जहाँ पे आके वो ज्वाइन कर रहा है एक जगह पे, एक कॉमन पॉइंट पे आके जहाँ पे मिल रहे सारे मेड्यूलरी पिरामिड्स। इस कॉमन पॉइंट या इस एपेक्स को कहते हैं, इस एपेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस एपेक्स को हम लोग कहते हैं पैपिले। इस एपेक्स को हम लोग कहते हैं पैपिले, एपेक्स ऑफ मेड्यूलरी पिरामिड, मेड्यूलरी पिरामिड्स। नेक्स्ट, सारे एपिसेस, ये जो एपिसेस है, सारे एपिसेस यहाँ पे कॉमन रीजन में आके ओपन होते हैं। इस कॉमन, ये यहाँ पे आके ओपन हो रहे हैं। इस कॉमन रीजन को हम लोग कहते हैं पेल्विस।
इस कॉमन रीजन को हम लोग कहते हैं जहाँ पे सारे मेडुलरी पिरामिड्स या कह सकते हैं मेडुलरी एपिसिस आके खुल रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं, उस कॉमन रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, पेल्विस। नेक्स्ट यहाँ से हमारा ये हमारा रीनल वेन हो गया, ये हमारा रीनल वेन हो गया, एंड ये हमारा हो गया रीनल आर्टरी, ये है रीनल आर्टरी। नेक्स्ट ये जो रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी अंदर किडनी के अंदर जा रहे हैं, इसका जो एक पैसेज मिल रहा है अंदर जाने के लिए, ये जो एक कॉनकेव रीजन दिख रहा है हमें, ये जो एक कॉनकेव रीजन दिख रहा है, इस तरह से एम्बेडेड रीजन ऑफ किडनी दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं हाइलम, इसे हम लोग कहते हैं हाइलम, हाइलम, हाइलम। और ये पेल्विस फिर कंटिन्यू कर जाता है इस तरह से यूरेटर के फॉर्म में, ये यूरेटर के फॉर्म में ये कंटिन्यू कर जाता है। वन लास्ट थिंग, ये जो गैप है बिटवीन टू मेडुलरी पिरामिड्स, जहाँ पे कुछ पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स अंदर घुसे हुए हैं या कह सकते हैं धंसे हुए हैं या एम्बेडेड है, वो पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स, दैट पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स विच इज गेटिंग एम्बेडेड इनसाइड द मेडुलरी पिरामिड्स, यानी कि मेडुलरी पिरामिड्स है ये मेडुलरी पिरामिड, ये मेडुलरी पिरामिड, कॉर्टेक्स का वो रीजन जो मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर एम्बेडेड है, इस पर्टिकुलर रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कॉलम्स, रीनल कॉलम्स। तो दिस इज बेसिकली द स्ट्रक्चर ऑफ अ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। As we all know that kidneys are made up of small units that we called as nephrons. Nephrons small units या कह सकते हैं cells है, वैसे cells जो किडनी को कंप्राइज करते हैं, मतलब किडनी को बनाते हैं पूरी तरह से। तो बेसिकली इन सेल्स को हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन के डायग्राम को हम लोग समझेंगे, पहले इस डायग्राम को देख लेते हैं। तो नेफ्रॉन बेसिकली 4 मेजर पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले होता क्या है कि एक रीनल आर्टरी यहाँ पे ब्लड को ले आता है, इसे हम लोग एफेरेंट आर्टरी भी कहते हैं, एफेरेंट आर्टरी। नेक्स्ट ये एक टफ्ट बना लेता है या कह सकते हैं गुच्छा बना लेता है ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का। इस ब्लड के टफ्ट को, इस ब्लड कैपिलरी के टफ्ट को हम लोग कह सकते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट ये जो टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज है, ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर उसको रिसीव करता है। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल। ये जो कप शेप दिख रहा है, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल, बोमैन्स कैप्सूल। नाउ इस ग्लोमेरुलस एंड बोमैन्स कैप्सूल को साथ में हम लोग कहते हैं मैल्फिजियन बॉडी या मैल्फिजियन कॉर्पसल या मैल्फिजियन अपैरेटस। तो इन दोनों को हम लोग जब क्यूमुलेटिवली साथ में देखेंगे तो इसे हम लोग कहते हैं मैल्फिजियन बॉडी, मैल्फिजियन बॉडी। नेक्स्ट आफ्टर बोमैन्स कैप्सूल, नेफ्रॉन जो है वो ट्यूब्यूल के फॉर्म में एक्सटेंड हो जाता है। ट्यूब्यूल यानी कि स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इसमें 3 मेजर पार्ट्स है। सबसे पहला पीसीटी, देन वी हैव हेनेल्स लूप, डीसीटी एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। तो ये पार्ट, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं फर्स्ट पार्ट। ये जो फर्स्ट कॉन्वोल्यूटेड पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं पीसीटी। ये है पीसीटी, इसका फुल फॉर्म है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट ये जो एक्सटेंडेड पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं हेनेल्स लूप, नेक्स्ट जो असेंडिंग पार्ट है, ये डिसेंडिंग पार्ट था। अब असेंडिंग पार्ट, हेनेल्स लूप में 2 पार्ट्स होते हैं। ये है डिसेंडिंग पार्ट, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनेल्स या फिर कह सकते हैं डिसेंडिंग पार्ट ऑफ हेनेल्स लूप, और ये है असेंडिंग पार्ट, ये है असेंडिंग पार्ट ऑफ हेनेल्स लूप। देन वी हैव डीसीटी, ये अनदर ट्यूब्यूल जो स्टार्ट हो जाता है आफ्टर हेनेल्स लूप, इसे हम लोग डीसीटी कहते हैं, जो कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है।
एंड नेक्स्ट फाइनली हमारे पास है कलेक्टिंग डक्ट. So overall this structure is a nephron. Structure and functional unit of kidney. अब अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें मैल्फिजियन कैप्सूल के रीजन को, तो ये है रीनल आर्टरी जिसे हम लोग कहते हैं एफेरेंट आर्टरी. दिस वन इज ग्लोमेरुलस. ये जो टफ्ट बना, ब्लड कैपिलरीज का एक टफ्ट बना, गुच्छा बना, इसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस. ये हो गया ग्लोमेरुलस. देन इस टफ्ट ऑफ ब्लड कैपिलरीज को जो रिसीव कर रहा है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है, ये दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बोमैन्स कैप्सूल. इसे हम लोग कहते हैं बोमैन्स कैप्सूल. ग्लोमेरुलस एंड बोमैन्स कैप्सूल को हम लोग साथ में हम लोग कहते हैं इसे मैल्फिजियन बॉडी. दिस मैल्फिजियन बॉडी, दिस ग्लोमेरुलस एंड बोमैन्स कैप्सूल. नेक्स्ट ये जो बाहर निकल रहा है जो आर्टरी, इसे हम लोग कहते हैं इफेरेंट आर्टरी. जो ले आ रहा है उसे हम लोग एफेरेंट आर्टरी, एंड जो निकल रहा है उसे हम लोग कहते हैं इफेरेंट आर्टरी. एंड दिस वन इज पीसीटी, जो कि हम लोग टिब्यूल के फॉर्म में जो एक्सटेंड कर जाता है आफ्टर बोमैन्स कैप्सूल. जो पार्ट टिब्यूल के फॉर्म में एक्सटेंड कर जाता है, जैसे हम लोग इस स्ट्रक्चर में देख रहे थे, बोमैन्स कैप्सूल यहाँ पे कुछ खत्म हो रहा है और यहाँ से एक टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं पीसीटी. सो दिस वाज द एंड ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. लेट्स स्विच टू नर्वस सिस्टम. अब हम लोग नर्वस सिस्टम के सारे डायग्राम्स को देखेंगे. तो सबसे इम्पॉर्टेंट डायग्राम है न्यूरॉन का डायग्राम. जैसे कि हम लोग पिछले स्लाइड में देखे कि यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूनिट ऑफ किडनी वो हो गया नेफ्रॉन. तो वैसे नर्वस सिस्टम जितने भी हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, सारे सेंसेस को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो इस सारे चीज़ को बेसिक, इसका जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, वो है न्यूरॉन. न्यूरॉन सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट या कह सकते हैं सेल है जो एक नर्वस सिस्टम को कंप्राइज करता है. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिकली ये सेल है. तो किसी भी सेल में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, एक साइटोप्लाज्म तो होता ही है. तो इसके मेजरली 3 पार्ट में ये डिवाइडेड है. इसको हम लोग मेजरली 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं. ये जो मेन बॉडी है इसे हम लोग कहते हैं सेल बॉडी. ये इसे हम लोग सेल बॉडी कहते हैं, या फिर इसे हम लोग पेरिकैरियन भी कह सकते हैं. पेरिकैरियन. इसके अंदर एक न्यूक्लियस है. नेक्स्ट यहाँ पे डायग्राम में तो प्रोमिनेंटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, बट यहाँ पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं. इन ग्रैन्यूल्स को हम लोग कहते हैं नीजल्स ग्रैन्यूल्स. नेक्स्ट, बहुत बार ये साइटोप्लाज्म जो है, इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, ये एक्सटेंड कर जाता है बाहर की तरफ. तो बेसिकली ये जो ब्रांचेस बना रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर्स जो ब्रांचेस बना रहे हैं, ये बेसिकली है क्या, एक्सटेंशंस ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बॉडी. जो सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म है वही बाहर की तरफ एक्सटेंड कर जाता है और ब्रांचेस के फॉर्म में ये खुद को रिप्रेजेंट करता है. तो दिस इज बेसिकली डेंड्राइट्स. This cytoplasmic extensions are called as dendrites. Then there is a long tubular form or body. This we called as axon. ये पूरे पोर्शन को हम लोग कहते हैं axon. इस पूरे पोर्शन को हम लोग कहते हैं axon. अब इसके बाकी पार्ट्स को हम लोग ध्यान से देखते हैं. तो axon बेसिकली एक इंसुलेटिंग कवरिंग से कवर्ड है, या कह सकते हैं मेम्ब्रेन्ड है. मतलब इसके बाहर एक कवरिंग है, इंसुलेशन के लिए एक मेम्ब्रेन से ये कवर्ड है. तो इस इंसुलेटिंग मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ. शीथ का मतलब होता है कवरिंग. शीथ, नॉट शीट. शीथ का मतलब होता है कवरिंग. सो ये इस तरह से कुछ, ये जो कवरिंग, ये अंदर से ये तो एक्सॉन पास हो रहा है, ये जो एक प्रोमिनेंट लाइन है इसे हम लोग एक्सॉन कहेंगे. इसके बाहर एक छोटे से शीथ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं माइलिन शीथ. एंड इनके बाहर
ये जो आउटलाइन दिख रहा है हल्का ऑरेंजिश इन कलर, इसे हम लोग कहते हैं श्वान सेल्स, श्वान सेल्स। नेक्स्ट, अब हम लोग ध्यान से अगर देखें तो हर एक माइलिन शीथ के, हर एक कंसेक्यूटिव माइलिन शीथ के बीच में एक गैप है। तो गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव माइलिन शीथ इज कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रैनगियर। ये जो गैप है, जैसे ये एक माइलिन शीथ है, ये दूसरा माइलिन शीथ है, तो इनके बीच में जो गैप है इसे हम लोग कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर, ऑफ रैनवियर। लास्ट, दिस इज एक्सॉन एंडिंग्स, एक्सॉन का एंडिंग पोर्शन है ये, एक्सॉन एंडिंग्स। दिस कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज नर्व एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स, and it has a bulb like structure on inflamed structures like this. It is not shown prominently in the diagram. तो इस inflamed structures को हम लोग कहते हैं synaptic bulb, synaptic bulb। इनके अंदर synaptic vesicles होते हैं जो रप्चर कर जाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करते फॉर केमिकल साइनेप्सिस। तो ये हमारा एक न्यूरॉन का डायग्राम हो गया, ये पूरा एक न्यूरॉन का डायग्राम हो गया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो बेसिकली अगर इसे हम लोग ध्यान से देखें तो एक सेल बॉडी है हमारा प्राइमरी पार्ट, सेकंड वी हैव दिस एक्सॉन एंड लास्ट वी हैव एक्सॉन एंडिंग्स। नेक्स्ट, जब बहुत सारे बंडल ऑफ एक्सॉन्स एक साथ आ जाए, बंडल ऑफ एक्सॉन्स इज कॉल्ड एज नर्व फाइबर। नर्व के अगर फाइबर को डिफाइन करना होगा तो बेसिकली एक न्यूरॉन में सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होते हैं एंड एक्सॉन होता है। तो सारे एक्सॉन्स के इकट्ठे को, कलेक्शन को या बंडल को हम लोग क्या कह सकते हैं, नर्व फाइबर। तो ये बेसिकली बंडल है, ये बहुत सारे बंडल है, बंडल ऑफ एक्सॉन्स है, एंड दिस इज बेसिकली नर्व फाइबर। नर्व फाइबर इज बंडल ऑफ एक्सॉन्स, दिस इज नर्व फाइबर। नेक्स्ट हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन तो जानते हैं, रिफ्लेक्स आर्क, इसके पाथ को देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टिमुलस मतलब कि किसी भी चेंज को, इन्वायरमेंट में कोई भी अगर चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस को जब सेंस करता है कोई बॉडी का न्यूरॉन या बॉडी का स्किन या किसी भी तरह का मसल, तो वो इस इम्पल्स को मैसेजेस के फॉर्म में इम्पार्ट करता है टू द स्पाइनल कॉर्ड। अब होता क्या है, ये जो मसल जो सेंसेस को रिसीव कर रहा है इसे हम लोग कहते हैं रिसेप्टर मसल, इसे हम लोग कहते हैं रिसेप्टर मसल, इसे हम लोग कहते हैं रिसेप्टर मसल, जो रिसीव कर रहा है। रिसेप्टर मतलब जो रिसीव कर रहा है स्टिमुलस को, रिसेप्टर मसल। नेक्स्ट, ये न्यूरॉन जो इम्पल्स को ले जा रहा है, ट्रैवल करवा रहा है टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, इसे हम लोग कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, जो चीज़ों को सेंस किया, सेंसरी न्यूरॉन, दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड में अगर ध्यान से देखें तो दीज आर एसोसिएशन न्यूरॉन और वी कैन से एज रिले न्यूरॉन्स, जिसको हम लोग मिक्स न्यूरॉन भी कह सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड के पास एसोसिएटेड न्यूरॉन्स, मिक्स न्यूरॉन या रिले न्यूरॉन्स होते हैं। दैट मीन्स मिक्स्ड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ना ठीक से सेंसरी होते हैं ना ठीक से मोटर। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ सेंसरी एंड मोटर होते हैं। तो ये हो गए एसोसिएशन न्यूरॉन, जिसे हम लोग मिक्स्ड न्यूरॉन भी कह सकते हैं, या फिर रिले न्यूरॉन भी कह सकते हैं, रिले न्यूरॉन। एंड दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, एक सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज नॉट द होल स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज अ सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट, एसोसिएशन न्यूरॉन या मिक्स न्यूरॉन का काम है चीज़ों को प्रोसेस करना। जैसे कि कंप्यूटर के सिस्टम में देखते हैं हम लोग इनपुट डालते हैं, वो प्रोसेस होता है एंड फिर आउटपुट निकालता है। सिमिलरली सेंसरी न्यूरॉन इनपुट का काम कर रहा है, उसको लेके जा रहा है। एसोसिएशन न्यूरॉन या मिक्स न्यूरॉन उस चीज़ को प्रोसेस करना है कि करना क्या है, एक्शन क्या परफॉर्म करना है उसके अगेंस्ट या उसके फॉर्म में। नेक्स्ट, ये जो इम्पल्सेस, ये जब एक बार प्रोसेस हो गया
तो ये मैसेजेस, इम्पल्सेस मैसेजेस के फॉर्म में फिर जाके इफेक्टर मसल को पहुंचाता है। तो दिस इज द इफेक्टर मसल, जो इफेक्ट शो करेगा, इफेक्टर मसल, एंड दिस इज द मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो क्या ये एक आर्क जैसा बना रहा है, क्या ये आर्क जैसा बना रहा है? सेंसरी न्यूरॉन, फिर एसोसिएशन न्यूरॉन एंड देन फिर मोटर न्यूरॉन। इसी पाथवे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क पाथवे, रिफ्लेक्स आर्क पाथवे। दिस इज रिफ्लेक्स आर्क पाथवे। सो दिस इज द लास्ट डायग्राम ऑफ नर्वस सिस्टम। तो बेसिकली हम लोग को पता है कि जो ब्रेन है हमारा, उसे हम लोग 3 बेसिक रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला होता है फोर ब्रेन, देन वी हैव मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। सो फोर ब्रेन में सेरिब्रम एंड डायएन्सेफेलॉन आ जाता है। अंडर डायएन्सेफेलॉन थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस है हमारे पास। मिड ब्रेन को अभी इस स्टेज में उतने डिटेल में पढ़ना नहीं है। हिंड ब्रेन में 3 बेसिक पार्ट्स आ जाते हैं, सब पार्ट्स जैसे हम लोग कहते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। सेरिबेलम, पॉन्स वेरोलिस एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो आइए हम लोग डायग्राम के साथ कनेक्ट करके देखते हैं वन बाय वन। सो दिस लार्ज पार्ट, सबसे लार्जेस्ट पार्ट जिसे माना जाता है, ये है सेरिब्रम। दिस इज सेरिब्रम। नेक्स्ट, cerebrum is basically divided into 2 regions, right hemisphere, cerebrum's right hemisphere and left hemisphere। तो cerebrum को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वो 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड होता है, राइट हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर। इन 2 हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करके कौन रखता है? तो एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर का मतलब बहुत सारे एक्सॉन्स के बंडल्स। ये एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। This structure is called as corpus callosum, corpus callosum, जो 2 हेमिस्फेयर्स को, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स को कनेक्ट करके रखता है। कनेक्ट्स राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स of the cerebrum। नेक्स्ट डायएन्सेफेलॉन। ये इस पार्ट को हम लोग कहते हैं थैलेमस पार्ट। इस पार्ट को हम लोग कहते हैं थैलेमस, इसे हम लोग कहते हैं थैलेमस। जस्ट बिलो थैलेमस ये इस पार्ट को हम लोग कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो मतलब सप्रेस्ड या नीचे, हाइपोथैलेमस। सो थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस लाइज। हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है हमारा मेन ग्लैंड जिसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन एंडोक्राइन सिस्टम। दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड। दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर एंडोक्राइन सिस्टम इन डिटेल। नेक्स्ट, दिस पार्ट समवेयर हेयर, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। This is called as midbrain. Let me change the color of the pen. This part is called as midbrain. यहाँ पे हमारा रहता है pineal gland, pineal gland। पीनियल ग्लैंड, इसे भी हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे स्लीप वेक साइकिल के लिए। नेक्स्ट, हाइंड ब्रेन में आ जाते हैं। तो दिस रीजन जस्ट बिलो द लार्ज सेरिब्रम, जो एक रीजन आता है, इसे हम लोग कहते हैं सेरिबेलम। दिस इज लेस कॉन्वोल्यूटेड इन कंपैरिजन टू सेरिब्रम। सो दिस इज सेरिबेलम, सेरिबेलम आ गया। देन वी हैव पॉन्स। दिस इन्फ्लेम्ड पार्ट is called as pons। ये हो गया pons एंड ये पार्ट, इसे हम लोग कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। pons का भी फुल नेम है pons वेरोलिस, वेरोलिस। अगर pons भी लिखते हैं तो भी चलता है। नाउ एक टर्म आता है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम कौन कौन मिलके कंप्राइज करता है? तो मिड ब्रेन, पॉन्स
एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा। मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा मिल के एक ब्रेन स्टेम बनाता है, एंड मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जो है वो फर्दर एक्सटेंड कर जाता है एंड मॉडिफाई कर जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। तो ब्रेन स्टेम में आ जाता है मिड ब्रेन प्लस पॉन्स वेरोलिस प्लस मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, medulla oblongata. So these are the three basic structures which comprise this brain stem. So this can be noted as the important point. Okay. So next we come to endocrine system. So this is the overall picture of all the glands that we have in our body. सारे hormonal glands का picture दिया हुआ है यहाँ पे. तो let's start with pituitary. पिट्यूटरी हमारा मेन एंडोक्राइन ग्लैंड है, या कह सकते हैं मास्टर ऑफ ग्लैंड्स है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इट बेसिकली डायरेक्ट्स और कमांड्स द अदर हार्मोनल ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स टू सिक्रीट देयर रेस्पेक्टिव सिक्रीशंस। और पिट्यूटरी के अंडर ही सारा सिक्रीशन और कोऑर्डिनेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, हार्मोन्स के रिलीज को, सारी चीज़ को यही कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। तो पिट्यूटरी बेसिकली हम लोग पिछले डायग्राम में हम लोग देखे थे कि पिट्यूटरी इज प्रेजेंट समवेयर हियर, जो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड रहता है। हाइपोथैलेमस का लार्ज क्या कह सकते हैं लोब्ड एंड, ये है हाइपोथैलेमस का लार्ज लोब्ड एंड। तो ये या इस फोटो में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम लोग मास्टर ऑफ ग्लैंड्स भी कहते हैं, मास्टर ऑफ ग्लैंड्स। इस फोटो में पीनियल ग्लैंड उतना प्रोमिनेंट नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पिछले डायग्राम से थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे ये पीनियल ग्लैंड होता है। पीनियल ग्लैंड एक और ग्लैंड होता है जो रिस्पॉन्सिबल है स्लीप वेक साइकिल के लिए, जैसे कब उठना है, कब सोना है। ऑल्सो इट ऑल्सो रेगुलेट्स द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल्स। तो ये नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड है। जस्ट इसके नीचे नेक के सामने जैसे हमारा ट्रैकिया है, ट्रैकिया के आइदर साइड में एक बटरफ्लाई लाइक ग्लैंड होता है, इसे हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं सारे ग्लैंड्स को। देन वी हैव थाइमस ग्लैंड कहीं समवेयर अराउंड द हार्ट होता है, नियर द हार्ट कह सकते हैं, हार्ट के आसपास होता है ये थाइमस ग्लैंड। ये बेसिकली स्टर्नम बोन जो होता है हमारा, जो स्टर्नम बोन होता है उसके जस्ट पीछे होता है, बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में और स्टर्नम के जस्ट पीछे, तो कहीं ना कहीं हार्ट के आसपास होता है। नेक्स्ट वी हैव दिस पैंक्रियाज, ये है हमारा पैंक्रियाज, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हो गया है हमारा पैंक्रियाज, जो एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन यानी कि इट एक्ट्स बोथ एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। सो दिस इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ये हार्मोनल सिक्रीशन भी सिक्रीट करता है और इंटेस्टिनल डाइजेस्टिव जूसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेट्रा, उसके लिए पैंक्रियाज भी कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है, जैसे ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गए एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास एक एड्रीनल ग्लैंड होता है। एड्रीनल नाम से ही पता चल रहा है ये किडनी के जस्ट, रीनल वर्ड हम लोग यूज करते हैं किडनी के लिए, एंड जस्ट उसके ऊपर रहता है एड्रीनल ग्लैंड। सो दिस इज अ पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड, पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड which is situated like a cap. It is situated cap like structure, or we can say it is in the form of a cap like structure which is situated just at the top of kidneys, both the kidneys. Next females के केस में हमारे पास pair of ovaries होते हैं, जो भी एक endocrine gland के जैसा एक्ट करता है। ये बेसिकली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट एंड हार्मोनल रेगुलेशंस। तो ये हो गया पेयर ऑफ ओवरीज, ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ओवरीज, जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के केस में पाया जा सकता है, फीमेल्स। एंड इन केस ऑफ मेल्स वी हैव दिस पेयर ऑफ टेस्टिस, जो मेल्स के केस में
पेयर ऑफ टेस्टिस जो मेल्स के केस में पाया जाता है। सो ओवरऑल ये एक आउटलाइन है सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। अब हम लोग डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। नेक्स्ट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली अटैच्ड है हाइपोथैलेमस से। इट इज बेसिकली अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस। तो ये है हमारा हाइपोथैलेमस, ये है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट, ये एक आउटलाइन था सारे ग्लैंड्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन ग्लैंड और द मास्टर ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज बेसिकली अटैच विद द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के एंड में एक लोब स्ट्रक्चर को हम लोग पिट्यूटरी कहते हैं। तो दिस इज बेसिकली हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस, दिस इज हाइपोथैलेमस, hypothalamus, and pituitary is like pituitary regulates all the other glands. Similarly pituitary is regulated by hypothalamus. जैसे pituitary सारे glands को coordinate करता है, regulate करता है, तो pituitary को भी कौन control करता है? तो वो करता है hypothalamus। तो ये hypothalamus हो गया। नेक्स्ट, पिट्यूटरी जो है, पिट्यूटरी एक पी शेप्ड का बहुत ही छोटा ग्लैंड होता है, पी शेप, पी साइज का होता है, मटर के दाने जैसा होता है। एंड इसका बेसिकली 3 रीजन होता है। 3 रीजन में या 3 लोब्स में हम लोग इसको बांट दिए हैं। तो कौन कौन से लोब्स? तो दिस लोब इज कॉल्ड एज एंटीरियर लोब, एंटीरियर लोब। नेक्स्ट, दिस इज पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। एंड इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट लोब भी पाया जाता है, बट ये ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता ह्यूमंस के केस में। It is not defined in humans, in case of humans. Why? Because humans ये जो secretion release करता है MSH कहते हैं, ये responsible है coloration। क्या, जैसे बहुत सारे lizards होते हैं, बहुत सारे frogs होते हैं, बहुत सारे chameleons होते हैं जो camouflage करते हैं, मतलब अपना कलर चेंज करते हैं according to the environment। तो इसीलिए जैसे हम लोग, जैसे ह्यूमंस के केस में हम लोग कलर चेंज नहीं करते अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और सिचुएशन और एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशंस। तो हम लोग में ये ज़्यादा डिफाइंड नहीं होता, ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता। इनफैक्ट ये ऑलमोस्ट मर्ज रहता है, ये जो इंटरमीडिएट लोब है ये ऑलमोस्ट मर्ज रहता है एंटीरियर लोब के साथ ही इन केस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो ये हो गया इंटरमीडिएट लोब, इंटरमीडिएट लोब। And we can write this, we can mention this lobe is less prominent or less defined in case of humans। तो humans के केस में ये less defined होता है। तो बेसिकली 3 लोब्स हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब, पोस्टीरियर लोब। यही पे हार्मोन्स का नाम भी देख लेते हैं। तो पोस्टीरियर लोब जो है ये 2 हार्मोन्स रिलीज करता है। सो फर्स्ट इज ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, एंड सेकंड वी हैव वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन, जिसे हम लोग ADH हार्मोन भी कहते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट, एंटीरियर लोब से मोस्ट ऑफ द सिक्रीशंस रिलीज होते हैं, मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स, हार्मोनल फैक्टर्स रिलीज होते हैं। तो पहला है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर है हमारा LH, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। देन वी हैव ACTH जो है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। देन और भी बहुत सारे प्रोलैक्टिन भी होते हैं, प्रोलैक्टिन भी होते हैं, प्रोलैक्टिन भी होते हैं, एंड एक्सेट्रा। तो बहुत सारे हार्मोन्स। देन जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स, वो भी ये एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी रिलीज करता है या सिक्रीट करता है। तो ये हो गया रीजन्स ऑफ पिट्यूटरी, दिस इज रीजन्स ऑफ, और ये सब सिक्रीशंस है। डू नॉट कंफ्यूज, दीज आर द सिक्रीशन, दीज आर द हार्मोनल सिक्रीशंस ऑफ द एंटीरियर लोब। सिमिलरली these are the this two are the hormonal secretions, hormones of posterior lobe। and intermediate lobe जो है हमारे में तो उतना डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स कैमोफ्लेज कर सकते हैं उनमें ये MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है। ठीक है,
तो ये हो गया रीजन्स ऑफ पिट्यूटरी, ये हो गया रीजन्स और लोब्स ऑफ पिट्यूटरी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थायराइड ग्लैंड को। तो थायराइड ग्लैंड का लोकेशन क्या है, हम लोग इस डायग्राम में अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये ट्रैकिया है, दिस इज ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया, जिसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं, विंड पाइप भी कहते हैं। नेक्स्ट ये जो है ये है हमारा लैरिंग्स, ये है हमारा लैरिंग्स जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स के जस्ट नीचे, जस्ट बिलो द लैरिंग्स, ये दो लोब के फॉर्म में होता है, ये एक लोब हो गया, ये दूसरा लोब हो गया, तो इन्हें हम लोग कहते हैं थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। तो कह सकते हैं कि थायराइड ग्लैंड इज अ लोब्ड ग्लैंड, बाइलोब्ड ग्लैंड विच इज प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के एक एक साइड में प्रेजेंट है, मतलब आइदर साइड मतलब दोनों साइड में प्रेजेंट है ये। प्लस ये जो थायराइड ग्लैंड्स के लोब्स हैं, ये फर्स्ट लोब हो गया, ये सेकेंड लोब हो गया, ये दोनों लोब्स एक दूसरे से अटैच रहता है एक थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से, ये थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, ये थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, इसे हम लोग कहते हैं इस्थमस, इस्थमस। तो ये हो गया वेंट्रल साइड, थायराइड ग्लैंड का वेंट्रल साइड, ये हमारे बॉडी के वेंट्रल साइड को हम लोग देख रहे हैं, थायराइड ग्लैंड है बेसिकली। थायराइड ग्लैंड के पीछे साइड को, मतलब डॉर्सल साइड ऑफ, अगर हम लोग डॉर्सल मतलब पीछे वाले साइड को अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो इस थायराइड ग्लैंड में, इस थायराइड ग्लैंड में ये हो गया इसका, इसके सामने इस स्ट्रक्चर को जस्ट आगे से देखें अगर हम लोग, तो ये फर्स्ट लोब है, ये सेकेंड लोब है, और ये बीच वाला इस्थमस है जो कनेक्टिव टिश्यू है। इसे यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है विच काइंड ऑफ टिश्यू इज दिस इस्थमस, तो दिस इज कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली 4 टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव एंड एपिथेलियल, तो ये कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है दिस इस्थमस, जो ज्वाइन करता है दो थायराइड ग्लैंड के लोब्स को। नेक्स्ट इसके जस्ट डॉर्सल साइड में अगर देखें, पीछे साइड में, तो 4 छोटे छोटे लोब्स होते हैं, 1 2 3 4। इन लोब्स को हम कहते हैं, इन लोब्स को हम कहते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, जो रिलीज करता है पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन इसका सिक्रीशन है, इसका सिक्रीशन है या हार्मोन है पैराथॉर्मोन। सिमिलरली थायराइड ग्लैंड के भी सिक्रीशंस को देख लेते हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो है ये 2 हार्मोन्स निकालता है या 2 सिक्रीशंस है इसके, वन इज कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन, एंड द मेन वन इज थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन हार्मोन। नेक्स्ट ये है हमारा थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं एड्रिनल ग्लैंड में। तो जैसे कि हम लोग फर्स्ट डायग्राम में ही देख लिए कि किडनी, रीनल वर्ड का मतलब हो गया किडनी, एंड किडनी के जस्ट ऊपर मतलब एड्रीनल, एड्रीनल ग्लैंड्स ये किडनी के जस्ट टॉप में रहते हैं, ये हो गए एड्रीनल ग्लैंड्स, एड्रीनल ग्लैंड्स। नेक्स्ट एड्रीनल ग्लैंड्स को जब हम लोग ध्यान से देखें तो ये बेसिकली 2 रीजन में बटा हुआ है। जैसे हम लोग किडनी को डिवाइड करते हैं कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला में, वैसे ही एड्रीनल ग्लैंड को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला में। तो एड्रीनल मेड्यूला हैज आउटर लेयर, जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर, अगर किडनी को हम लोग काट के देखें, डाइसेक्ट किए, तो यहाँ पे ये जो आउटर लेयर है, ये दिस आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स, एंड इसके अंदर ये हो गया एड्रीनल मेड्यूला, एड्रीनल मेड्यूला। अब एड्रीनल कॉर्टेक्स के भी 3 रीजन होते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स को भी हम लोग देखेंगे तो इसके भी 3 रीजन होते हैं, सब रीजन्स होते हैं, बट इसको क्लास 10 के लिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग हायर क्लासेस में जाएंगे तब पढ़ेंगे। एड्रीनल मेड्यूला में इसके जो मेडुलरी सेल्स होते हैं उनको हम लोग क्रोमैफिन सेल्स कहते हैं, ये भी नहीं पढ़ना है हम लोगों को, फॉर जनरल नॉलेज ने हम लोग कहते हैं क्रोमैफिन सेल्स। नेक्स्ट एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या निकालता है, तो ये कॉर्टिकॉइड्स निकालता है, कॉर्टिकॉइड्स निकालता है। तो सिक्रीशन
इज कॉर्टिकॉइड्स। अब कॉर्टिकॉइड्स 3 तरह के हो सकते हैं, आइदर इट कैन बी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो सकते हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हो सकते हैं, कॉर्टिकॉइड्स। तो 3 कॉर्टिकॉइड्स हो सकते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट, एड्रिनल मेड्यूला जो है ये निकालता है एड्रिनलिन। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ऑलमोस्ट सारे सिक्रीशंस जो है या हार्मोन्स जो है वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं ग्लैंड से ही, उनका जो नाम है वो काफ़ी मिलते जुलते हैं ग्लैंड से ही। जैसे एड्रिनल के लिए एड्रिनलिन, कॉर्टेक्स के लिए कॉर्टिकॉइड्स, थायराइड में अगर चले जाएं तो थायराइड में है थायराइड ग्लैंड का नाम है, उसका सिक्रीशन का नाम हो गया थायरॉक्सिन। तो ऑलमोस्ट सिमिलर नेम ही है। तो एड्रिनल मेड्यूला निकालता है या सिक्रीट करता है, इट सिक्रीट्स एड्रिनलिन which is also called as epinephrine। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और 2 चैप्टर्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, वन इज सेंस ऑर्गन्स एंड अनदर वन इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी को देखेंगे एंड देन क्रोमोसोम्स एंड बाकी जितने भी यूनिट्स है उसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।